कदश के सभी बच्चों का 10 अगस्त 2020 के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय, आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुद्रास्फीति जिसका परिणाम महंगाई होती है, इसकी रोकथाम करने के लिए जो भी उपाय होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो मौद्रिक उपाय, दूसरा राजकोषीय उपाय और कुछ अन्य उपाय भी हैं। सबसे पहले मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। सरकार तथा केंद्रीय बैंक मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करती है। यही उपाय मौद्रिक उपाय कहलाते हैं। सबसे पहली बात, नई मुद्रा के निर्गमन पर रोक लगा दी जाती है। दूसरा, मुद्रा की मात्रा में कमी। जो मुद्रा पहले से उपलब्ध है उसके प्रचलन में कमी लाने के लिए मुद्रा की मात्रा कम की जाती है। इसके लिए सरकार क्या करती है कि प्रचलन में नोटों को बाहर कर सकती है। कुछ नोटों को मुद्रास्फीति के बेकाबू हो जाने पर सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त करके अनुपातिक रूप से कम नई मुद्रा जारी करती है। ऐसे उपाय को डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। 2016 में हुआ भी था। हालांकि सरकार ने डिमोनेटाइजेशन चूँकि महंगाई के लिए नहीं किया था, इसलिए डिमोनेटाइजेशन में जितनी नोट क्या कहते हैं कि वापस ली गई थी, उससे ज़्यादा नोट, ज़्यादा मूल्य के नोट सरकार ने इशू भी कर दिए। खैर, अगर सरकार महंगाई पे नियंत्रण लगाने के लिए डिमोनेटाइजेशन करती है तो जितने मूल्य के नोट वापस ले जाते हैं पुराने नोट, उससे कम मूल्य के नोट नए जारी किए जाते हैं। सरकार जनता को सुविधा देती है कि डिमोनेटाइजेशन में सरकार जनता को ये सुविधा देती है कि एक निश्चित समय अवधि तक पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा में वो बदलवा सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस ने इसी प्रकार अपनी मुद्रा की मात्रा में कमी की थी। भारत सरकार ने 1977 में 1000 के, 5000 के से 10,000 के मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि 2016 में भी 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। साख नियंत्रण क्या है? साख नियंत्रण यानी कि केंद्रीय बैंक नकद कोष अनुपात में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि, प्रतिभूतियों का विक्रय, बैंकों के न्यूनतम नकद कोषों के अनुपात में वृद्धि, ये कुछ तरीके अपनाती है जिससे वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी की उपलब्धता कम होती है। देखिए, नकद कोष अनुपात अगर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा पैसा, कुल जमाओं का ज़्यादा प्रतिशत बैंक वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। इससे इनके पास नकद कोष की कमी होगी और ये कम साख दे पाएंगे। बैंक दर में यानी कि वह ब्याज दर जिस पे वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक ऋण देता है, उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाए तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कम ऋण लेंगे। और अगर आरबीआई से वाणिज्यिक बैंकों ने कम ऋण लिया तो वो लोगों को भी कम साख दे पाएंगे। प्रतिभूतियों का विक्रय। अब प्रतिभूतियों का विक्रय से तात्पर्य यह होता है कि जैसे कॉमर्शियल पेपर्स हैं या ट्रेजरी बिल हैं, ये अगर केंद्रीय बैंक ने इशू किए तो अगर कॉमर्शियल बैंकों को इन्हें खरीदना पड़ा तो वह पैसा जो वो जनता को साख के रूप में उधार देती, वह पैसा वह ट्रेजरी बिल को ख़रीदने में लगा देगी। और इस तरह से लोगों में साख की मात्रा जो कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दी जाती है वो कम हो जाएगी। बैंकों के न्यूनतम नकद कोषों के अनुपात में वृद्धि। जो बैंकों को अपने पास नकद कोष बना के रखने होते हैं, उनका अगर रेशियो बढ़ा दिया जाए तो भी वाणिज्यिक बैंक लोगों को ऋण कम दे पाएंगे, साख की मात्रा घट जाएगी। तो ये कुछ मौद्रिक उपाय हैं जो कि केंद्रीय बैंक या कि सरकार जो है करती है, नई मुद्रा पर रोक लगाकर, मुद्रा की मात्रा में कमी करके या साख नियंत्रण करके। साख नियंत्रण के तरीके अभी आपने पढ़े। अब बात आती है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय जो होते हैं, फिस्कल मेजर्स। फिस्क माने कोष होता है या खजाना होता है, और फिस्कल माने राजकोषीय। ठीक। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकारी आय, सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण, इनको शामिल करते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार जो करती है वो सबसे पहला काम है करों में वृद्धि। लोगों की आय बढ़ती है, इसीलिए लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं वस्तुओं और सेवाओं की। बढ़ी हुई मांग के अनुपात में जब पूर्ति नहीं हो पाती है वस्तुओं और सेवाओं की तो उनके दाम बढ़ जाते हैं। इसको महंगाई कहा जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार एक तरीका अपना सकती है कि जो
लोगों की आय है उस पर करों में वृद्धि कर दी जाए। इससे लोगों की मौद्रिक आय घटेगी और वह वस्तुओं की मांग कम कर पाएंगे। मांग में कमी के कारण कीमत वृद्धि रुकेगी। सरकारी व्यय में कमी। जहाँ तक संभव हो सरकार मुद्रास्फीति के दिनों में अपने खर्च कम कर देती है। अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय तो तुरंत कम कर देना चाहिए। बचत वाले बजट। स्फीति काल में सरकार को यथासंभव घाटे के बजट से बचना चाहिए और सरप्लस बजट बनाने चाहिए। इससे सरकारी आय की अपेक्षा सरकारी व्यय में कमी होती है और प्रचलन में मुद्रा की मात्रा घटती है और इससे वस्तुओं की मांग में कमी आती है और इस वजह से कहीं ना कहीं महंगाई नियंत्रित होती है। बचत वाले बजट अगर नहीं बनाए जा सकते तो कम से कम बैलेंस्ड बजट जरूर बनाए जाएं। घाटे के बचत बनाने से सरकार को बचना चाहिए अगर महंगाई को नियंत्रित करना हो। बचतों को प्रोत्साहन। देखिए, ब्याज दर में वृद्धि करके आकर्षक बचत योजनाएं चालू करके बचतों में वृद्धि की जा सकती है। सरकार बैंकों तथा डाकघरों के माध्यम से ऐसी नीतियां चला सकती है। अगर सरकार ब्याज दर में वृद्धि कर दे तो लोग अपना पैसा शायद ज़्यादा निवेश करना चाहेंगे। पैसा अगर एक बार निवेश कर दिया तो उसको वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग को क्रिएट करने में, खर्च में लाने की इच्छा ही त्याग चुके होंगे और कहीं ना कहीं महंगाई इससे नियंत्रित हो सकती है। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। स्फीति काल में सरकार इस संबंध में दो काम करती है। पुराने ऋणों के भुगतान को कुछ समय के लिए स्थगित कर देती है। ये वो ऋण होते हैं जो सरकार ने जनता से लिए होते हैं। सरकार पुराने ऋण, जैसे किसी भी ऋण की मैच्योरिटी आज हो रही है और आज उसे पे करना था, तो सरकार उन लोगों को बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी करके ये बताती है कि आपके ऋण को अगले 2 साल के लिए स्थगित किया जाता है। ऋण के भुगतान को अगले 2 वर्ष के लिए स्थगित किया जाता है। 1 वर्ष हो सकता है, कोई भी ऐसी अवधि हो सकती है। तब तक आपको जो ब्याज की दर है उसी ब्याज दर के साथ आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो इसमें लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, किसी का कोई बहुत नुकसान भी नहीं होता। केवल मैच्योरिटी होने पर पेमेंट को टाल दिया जाता है और निश्चित रूप से जो निश्चित दर है उससे ब्याज जनता को मिलता रहता है। सरकार अल्पकालीन ऋण पत्र, बॉन्ड आज जारी करती है। लोग अगर इन्हें खरीदना शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का पैसा यहाँ लग जाता है, तो वस्तुओं की मांग पे नियंत्रण लगता है और वस्तुओं की कीमतें कुछ हद तक कम होती हैं। लाभ इसके ये होते हैं कि जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति सरकार के पास पहुंच जाती है और सरकार ऋण राशि का प्रयोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर सकती है। अब बात करें उत्पादन को बढ़ाने से क्या होगा, ये भी समझ लीजिए। देखिए, सरकार को मान लेते हैं आज उन्होंने कोई बॉन्ड जारी किए थे, पूरे देश भर में जारी किए थे और उन्हें इस वर्ष अगर वो बॉन्ड की मैच्योरिटी है और उसका भुगतान करना है, तो आप समझ लीजिए कि ये पैसा अरबों में होगा। अब सरकार अगर इसको टाल दे, इस भुगतान को इस वर्ष टाल दे, तो सरकार के पास वो अरबों की तादाद में जो पैसा है वो उसी के पास रहेगा और इसका उपयोग सरकार कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाने में कर सकती है या जहाँ पे भी उसके प्रोडक्शन यूनिट लगे हैं उसी में उत्पादन बढ़ाने में कर सकती है। उत्पादन बढ़ने से एक फ़ायदा ये होगा कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ जाएगी। दूसरा, जब ये ऋण आज भुगतान नहीं किया गया जनता में, तो जनता के पास वह ऋण राशि वापस नहीं पहुंची, तो उनके पास जो अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त क्रय शक्ति है, वह सरकार के ही पास रही। तो एक तो मांग में इस तरह से नियंत्रण हुआ और दूसरा, सरकार जब उस ऋण राशि का प्रयोग उत्पादन में करेगी तो सप्लाई में बढ़ोतरी होगी। तो मांग और आपूर्ति का जो एक गैप था वो दोनों तरह से कम होगा। मांग में कमी आएगी और आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। जब इस तरह से गैप में कमी आएगी तो महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार नीति। निर्यात करों में वृद्धि और आयात करों में कमी की जाती है। आयात करों में कमी होने से आयात संवर्धित होते हैं, यानी आयातों में वृद्धि होनी शुरू होती है और निर्यात करों में वृद्धि से लोग निर्यात करना कम कर देते हैं। इससे देश में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ती है या यूं कहने की बच जाती है, उपलब्धता बनी रहती है और आयात बढ़ने से वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से भी फिस्कल उपायों में सरकार महंगाई को नियंत्रित करती है। कुछ अन्य उपायों को भी देख लीजिए। सरकार क्या करती है मुद्रास्फीति की रोकथाम के लिए? मांग में कमी और उत्पादन या वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि, यही तरीका है। इससे पहले भी सरकार अन्य उपाय से पहले जो फिस्कल उपाय थे या जो मौद्रिक उपाय थे उनमें भी सरकार कर काफ़ी हद तक यही रही थी। हालांकि मौद्रिक उपाय में ये नहीं था, हालांकि था, प्रभाव उसका भी यही था। कहीं ना कहीं मांग में कमी ही हो रही थी और उत्पादन या वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि
कराना ही उद्देश्य होता था। तो फिलहाल अन्य उपायों में एक तो उत्पादन में वृद्धि कर ली जाए। सरकार अगर उत्पादन बढ़ा ले तो आपूर्ति बढ़ने से क्या होगा, वस्तुओं के मूल्य नीचे आ जाएंगे। उचित व्यापारिक नीति, इस तरह की व्यापारिक नीतियाँ बनाई जाएँ कि उपभोक्ता वस्तुओं जिनकी घरेलू मांग अधिक है कि निर्यात में कमी करी जाए, आयात में वृद्धि की जाए। इससे क्या होगा कि वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ेगी और उनकी जो डिमांड है उसके अनुरूप वो उस लेवल तक जा सकेगी। कुछ और काम सरकार को करने होंगे, जैसे कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, इसके विरुद्ध कठोर नीति अपनाए। ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो जो जमाखोरी की वजह से महंगाई बढ़ती है या जो मुनाफाखोरी होती है जिसमें लोग लागत से कहीं गुना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे होते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगती है और महंगाई नियंत्रण में आती है। निवेश पर नियंत्रण, लाभों में वृद्धि होते रहने के कारण उत्पादक और व्यापारी अधिकाधिक निवेश करते चले जाते हैं, जिससे लोगों को मौद्रिक आय में वृद्धि होने के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। सरकार को अनावश्यक निवेश पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अर्थात सरकार को केवल ऐसे क्षेत्रों में निवेश की अनुमति देनी चाहिए जिसमें उत्पादन को तत्काल और पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा सकता है, या यूँ कह लीजिए जहाँ पर उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण हो रहा हो। अगर कहीं ऐसी जगह निवेश किया जा रहा है देश में जो अनुत्पादक हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो पूंजीगत उत्पाद हैं, तो जाहिर सी बात है उससे महंगाई पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। महंगाई का जो संबंध होता है वो उपभोक्ता वस्तुओं से होता है। ठीक है, ट्रैक्टर, ट्रक या क्रेन या इस तरह के जो पूंजीगत उत्पाद होते हैं उनसे महंगाई का संबंध नहीं होता। महंगाई का आकलन उनसे किया भी नहीं जाता। तो सरकार ऐसे निवेशों पर रोक लगाए जो कि उपभोक्ता वस्तुओं के तत्काल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित ना हो। चौथा, मूल्य नियंत्रण तथा राशनिंग। देखिए, मूल्य नियंत्रण तो आप सीधे सीधे समझ रहे हैं, महंगाई को नियंत्रित करने का बढ़िया तरीका है। सरकार अगर चाहे तो मूल्य नियंत्रण कर ले, तो इस तरह से महंगाई पर रोक लगा सकती है। सरकार करती भी ऐसा है, जो बहुत आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनके वितरण को सरकार स्वयं अपने हाथों में ले लेती है। ऐसा कर लेना चाहिए और फिर उसकी कीमतें भी निर्धारित कर देनी चाहिए। जैसे आपको मैं बता दूं कि अभी कोरोना काल में सरकार ने कुछ चीज़ों की कीमतें बिल्कुल सही सही तय कर दी थी। जैसे कुछ सब्जियों की कीमतें सरकार ने कहा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे प्याज और टमाटर के रेट तय कर दिए गए थे। इसी तरह से दूध का जो मूल्य था वो भी 40 रुपये प्रति लीटर तय कर दिया गया था। इससे ज़्यादा मूल्य पर कोई भी व्यक्ति ना बेचे एक अलग बात थी, लेकिन ज़्यादा मूल्य पर बेच नहीं सकता था। यहाँ लखीमपुर में सुदामा के यहाँ जो रेट रहता है नॉर्मली वो 45 रुपये से 50 रुपये रहता है, लेकिन उन दिनों कोरोना के समय में जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें 40 रुपये से ज़्यादा वो भी नहीं ले रहे थे। तो महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार कुछ दुर्लभ वस्तुएं हैं उनकी मूल्य तय कर देगी और दुर्लभ वस्तुओं की राशनिंग भी कर सकती है। राशनिंग का मतलब है कि उनकी सप्लाई सरकार स्वयं तय कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में प्याज की कीमतें जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थीं तो बाकायदा उसके रिटेल आउटलेट खोले गए थे जहां पर 40 रुपये प्रति किलो प्याज बेचा जा रहा था दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये कुछ तरीके हैं महंगाई के नियंत्रण के। इसके बाद आता है मुद्रा का अतिमूल्यन। देखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी, इसका मतलब यह होता है कि मुद्रा के बाह्य मूल्य में वृद्धि कर देना। अतिमूल्यन से देश के बाह्य मूल्य का मतलब ज़रा सा समझ लीजिएगा। बाह्य मूल्य वह मूल्य होता है जो आपकी मुद्रा का विदेशों में मूल्य होता है। देखिए, बाह्य का मतलब होता है विदेशी मूल्य, मुद्रा का विदेशी मूल्य, ये बाह्य मूल्य होता है। आंतरिक मूल्य वो होता है जो मुद्रा आपके देश के भीतर जो मुद्रा का मूल्य होता है। तो अब क्या होगा कि अगर आप अपने मुद्रा का मूल्य विदेशों के विदेशी मुद्रा के मुकाबले अगर बढ़ा देते हैं आपके देश की मुद्रा, और अगर इसका मूल्य विदेशी मुद्रा से ज़्यादा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आयात बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपके 100 रुपये के बदले पहले जो वहाँ पे मान लेते हैं कि $1.5 की चीज़ें आपको मिलती थी, अब मान लिया आपको 100 रुपये के बदले $2 की चीज़ें मिलेंगे। तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव यह होगा कि आपके देश में आयात बढ़ जाएंगे और निर्यात घट जाएंगे, क्योंकि अब आपको निर्यात में ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग तो आपको उतना ही पे करना चाहेंगे। वो तो $1.5 ही देना चाहेगा, है ना। वो $2 थोड़ी देने के लिए तैयार होगा, और आपको मिलेंगे 100 रुपये ही। तो अब पहले जो $1.5 में आपको 100 रुपये मिलते थे, अब आपको $1.5 में
रुपए 100 नहीं मिल पाएंगे, कम मिल पाएंगे। तो निर्यात घटते हैं और आयात बढ़ जाते हैं, क्योंकि कम रुपए पे करके आपको ज़्यादा वस्तुएं मिल जाती हैं। तो अब आयात बढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? आयात बढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि देश में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ जाएगी। ये है मुद्रा का अतिमूल्यन। अतिमूल्यन मतलब, मुद्रा का अतिमूल्यन मतलब आपके देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के मुकाबले मूल्य बढ़ा देना। इससे आयात इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि अब आपको उतनी ही वस्तुओं के लिए कम पैसे देने पड़ते हैं। निर्यात घट जाते हैं क्योंकि अब आपको उतनी ही वस्तु के कम पैसे मिलते हैं। ठीक। कंपनियों के लाभांश वितरण पर नियंत्रण। सरकारें ये भी तय करती हैं कि जो कंपनियां हैं वो लाभांश ना बांटें। लाभांश बांटने से अंशधारियों में क्या होता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, इससे वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं। तो मांग को नियंत्रित करना ही महंगाई को नियंत्रित करने का एक उपाय है। इसीलिए क्रय शक्ति में कटौती करने के उद्देश्य से कंपनियों पर ये लगाम लगा दी जाती है कि वह अपने लाभांश का वितरण ना करें, उसे संचित करें। उचित मजदूरी नीति, इसे भी ज़रा सा समझिएगा। मजदूरी में बहुत ज़्यादा अगर वृद्धि हो जाए तो उससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है और कहीं ना कहीं फिर क्या होता है कि वस्तुओं की मांग बढ़ती है, उससे महंगाई बढ़ती है। तो जब श्रम संघ बहुत मजबूत हो जाएं और मजदूरी वृद्धि में खूब मांग करने लगें, इसके लिए वो तमाम तरह की हड़ताल और लॉकआउट वगैरह करते हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक तो इनकी मांग अगर मान ली जाए तो इनकी आय बढ़ जाएगी, जिससे ये मांग बढ़ा देंगे वस्तुओं की। और दूसरा, अगर ना मांगी जाए तो ये हड़ताल कर देंगे। इससे क्या होगा कि उत्पादन जहाँ जो हो रहा था वह भी रुक जाएगा। तो इस संबंध में कुछ सुझाव आते हैं। मजदूरी में वृद्धि तभी की जानी चाहिए जब इसमें श्रम उत्पादकता बढ़ती हो। मजदूरी बंधन की नीति अपनाई जानी चाहिए, यानी कि वेज फ्रीज, यानी कि वेज में बढ़ोतरी रोक दी जानी चाहिए। वेजेस में बढ़ोतरी रोक देने से लोगों की आय नियंत्रित होगी, मांग भी नियंत्रित होगी। इसके अंतर्गत मजदूर तथा मालिक का समझौता कराया जाता है तथा आगामी कुछ वर्षों तक मजदूरी में कोई वृद्धि न हो सके, ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। तो ये आपने अभी पढ़े मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य उपाय, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने की स्थिति है। मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास से क्या संबंध है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में चाहे वो पूंजीवादी हो या समाजवादी, विकसित हो या विकासशील, नियोजित हो या अनियोजित, मुद्रास्फीति के व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ते ही हैं। अर्थशास्त्री इस संबंध में मतभेद रखते हैं। मुद्रास्फीति आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव डालती है या प्रतिकूल। कुछ के विचार से यह अनुकूल प्रभाव डालती है और कुछ के विचार से यह प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो बारी बारी से हम पहले जानते हैं अनुकूल प्रभाव। इसके जो मतधारी हैं वो आते हैं रॉबर्टसन, कीन्स, रोस्टो, मोरिस डॉब। ये इन लोगों का मत है कि आर्थिक विकास के लिए कुछ ना कुछ मात्रा में मुद्रास्फीति का होना आवश्यक है। प्रोफेसर लेविस इस बारे में कहते हैं कि मुद्रास्फीति विकास की ही एक उपज, बाई प्रोडक्ट होती है। निम्न कारणों से मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में प्रोत्साहन करती है। मुद्रास्फीति जब होती है तो एक तो आय, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति यानी मूल्यों में वृद्धि, और मूल्य में वृद्धि होने से उत्पादक उत्साहित होते हैं, ज़्यादा उत्पादन करते हैं, इससे लोगों का रोजगार बढ़ता है और रोजगार बढ़ने से लोगों की आय बढ़ती है। उसके बाद बचत तथा निवेश में वृद्धि। आप जानते हैं कि आपकी कुछ लागत होती है और अगर आपका जो विक्रय मूल्य है वो बढ़ जाए तो आपकी जो लागत है वह कम होने पर, विक्रय मूल्य ज़्यादा होने पर आपकी बचत का ज़रिया बनता है। आप बचत कर पाते हैं काफ़ी हद तक, और बचत शॉर्ट टर्म की, लंबे समय में निवेश में वृद्धि का कारण बनती है। पूंजी निर्माण में वृद्धि। देखिए, मुद्रास्फीति की अवधि में कई कारणों से पूंजी निर्माण बढ़ जाता है। लोगों में बचत की क्षमता बढ़ती है। कंपनियों द्वारा लाभांश का वितरण किए जाने से पूंजी प्राप्त करने में सुविधा हो जाती है। कंपनियों द्वारा अधिक लाभांश का वितरण किए जाने से पूंजी प्राप्त करने में सुविधा होती है। सरकार द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने से देश को अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होती है। उद्यमियों के लाभ बढ़ने से विदेशी पूंजी भी बढ़ने लगती है। तो इस तरह से पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 4, सीमांत औद्योगिक इकाइयों में भी उत्पादन होने लगता है। कुछ ऐसी इकाइयाँ होती हैं
जो सीमांत इकाइयाँ होती हैं। सीमांत का मतलब जहाँ पर लाभ नाम मात्र का होता है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर कीमतें बढ़ने लगती हैं तो वहाँ पर भी लाभ होने लगता है, जिससे वह भी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। अनुकूल वातावरण का निर्माण स्फीतिक दशाओं में आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है। आर्थिक क्रियाओं के विस्तार से छिपा हुआ धन उत्पादक कार्यों में लगाया जाने लगता है। अच्छा, इससे आर्थिक विकास की गति में तीव्रता से वृद्धि होती है। ये छिपा हुआ धन वो होता है जो महिलाओं के पास, घर घर के बड़े बुजुर्गों के पास होता है। जब कंपनियां महंगाई की वजह से अधिकतम उत्पादन कर रही होंगी तो उनके लाभांश की दर भी ज़्यादा होगी, तो लाभांश ज़्यादा कमाने के उद्देश्य से लोग वहाँ पर शेयर खरीदना चाहते हैं, और इससे जो बचत का छिपा हुआ धन होता है वह भी वहाँ लगाया जाता है। ये सब अनुकूल वातावरण बनाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जो विद्वान यह मानते हैं कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, उनमें हैबरलर, सिंगर आदि अर्थशास्त्री आते हैं। ये कहते हैं कि बचत प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, बचत पर प्रतिकूल प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का क्रय शक्ति, मुद्रा का मूल्य घट जाता है, और मुद्रा के रूप में जो बचत की जाती है उसका वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। इसलिए व्यक्ति बचत करने की इच्छा ही धीरे धीरे खोता चला जाता है। मतलब आपने बड़ी मुश्किल से अपने पैसे बचा करके रखे थे, और मुद्रास्फीति में आपने पाया कि मुद्रा का मूल्य घट गया। अब आप दुखी हो गए कि पहले जहाँ 100 रुपये में आपको मान लेते हैं कि 1.5 लीटर पेट्रोल मिलता था, अभी वो 1 ही लीटर मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि काश आप उसी समय पैसे खर्च कर लेते, तो आपका अभी इतना तो नुकसान नहीं होता। जो पैसे आपके पास बचे उनका तो मूल्य कम हो गया है। तो बचत पर मुद्रास्फीति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लोगों में बचत करने की इच्छा जाती रहती है। दूसरा, विलासितापूर्ण उपभोग में वृद्धि। स्फीतिक दशाओं में होता यह है कि जो भी लोग होते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो सट्टेबाजी, जमाखोरी, विलासितापूर्ण उपयोग, ये सब साधनों का अपव्यय जैसा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जन कल्याण कार्यों पर सरकारी व्यय। सरकार जो है महंगाई पर नियंत्रित करने के लिए क्या करती है, जन कल्याण कार्यों पर जो वो व्यय करती है वह उत्पादक कार्यों में होते नहीं है। सरकार इन्हीं पर व्यय करती चली जाती है, महंगाई इसी वजह से बढ़ती भी है। तो इससे क्या होगा, उत्पादन अपेक्षित रूप से बढ़ नहीं पाता। अनिश्चितता का वातावरण। कीमतें बढ़ने से लागतों में वृद्धि होती चली जाती है। मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। औद्योगिक झगड़े प्रारंभ होते हैं। कीमतों का उतार चढ़ाव शुरू होता है। देश में अनिश्चितता की स्थिति आती है, और ये किसी भी देश की आर्थिक विकास में बाधक होते हैं। सामाजिक कल्याण में कमी होती है। देखिए, सामाजिक कल्याण में कमी कैसे होगी, गरीब अधिक गरीब, अमीर अधिक अमीर, ये होते चले जाएंगे, तो ये सामाजिक कल्याण में कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भुगतान शेष का प्रतिकूल हो जाना। कीमतों में वृद्धि के कारण निर्यात कम होते चले जाते हैं, आयात बढ़ते चले जाते हैं। अधिक मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल के आयात किए जाने से भुगतान शेष असंतुलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय की कमी होती है, जिसका विकास प्रक्रिया पर प्रभाव प्रतिकूल हो जाता है। अंतिम एक और प्रतिकूल प्रभाव है द्रुतगामी मुद्रास्फीति का भय। कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार से एक बार मुद्रास्फीति के प्रारंभ हो जाने के बाद फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती। रेंगती हुई मुद्रास्फीति धीरे धीरे द्रुतगामी मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन का रूप धारण कर लेती है, और यह समूची अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। निष्कर्ष रूप में हम अगर कहना चाहें तो ऐतिहासिक दृष्टि से मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में कोई निश्चित और स्पष्ट संबंध नहीं रहा, पर आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति का होना अनिवार्य नहीं है। 1870 से 1895 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में कीमतें गिरने पर भी विकास की गति काफ़ी तीव्र रही। इसी प्रकार भारत में प्रथम योजना अवधि में कीमतों के घटने पर भी आर्थिक विकास संतोषजनक रहा। वस्तुतः आर्थिक विकास बहुत से आर्थिक और अनार्थिक घटकों पर निर्भर करता है। जॉनसन, फ्रीडमैन, नर्क्स आदि अर्थशास्त्री इस विचार से सीमित मात्रा में मुद्रास्फीति अर्थ विकास के लिए प्रेरणादायक होती है ऐसा मानते हैं, किंतु मुद्रास्फीति की वांछनीय सीमा से अधिक नहीं इसको बढ़ने देना चाहिए। हम यूँ कह सकते हैं संक्षेप में कि स्पष्ट तथा निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए लाभकारी होती है अथवा हानिकारक। चलिए, ये तो इन्होंने कंक्लूड किया। मैं अपनी तरफ से एक बात बता दूं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था
अगर वह पूरी तरह से अविकसित नहीं है, अगर वह विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो उसमें महंगाई का प्रतिशत 0 से 5% होने होना अनिवार्य है, ये बेहतर माना जाता है। क्योंकि इस किताब में इन्होंने भले यहाँ पर कंक्लूड कर दिया, क्योंकि 0 से 5% महंगाई जो है अगर वो नहीं होगी तो देश की जो ग्रोथ रेट होती है, जीडीपी जो है, ये उसके अनुकूल नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाहता था। आप देख लीजिए, आपके देश में महंगाई भत्ता देती हैं सरकारें, क्या सोच के महंगाई भत्ता देती होंगी? क्योंकि वो मान के चलती हैं कि विकास के साथ साथ महंगाई की एक जो दर है वह निश्चित रूप से होनी तय है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि 0 से 5% की जो आपकी रेंगती हुई महंगाई की मुद्रा है, मुद्रास्फीति की दर है, वह उचित है और वह होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अपने अपने मत हैं, मैं इसी मत पर सहमत हूँ। बाकी आप लोग अपनी राय दें कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो सरकार को महंगाई भत्ता लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब आप ये कहेंगे कि सरकार तो महंगाई भत्ता इसलिए देती क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो फिलहाल आप किसी भी देश में देख लें, अगर वह देश आज़ाद नहीं हुआ है और आज़ाद होने के बाद की स्थितियां अगर आप छोड़ दें, नॉर्मल अगर उसकी विकास यात्रा शुरू हो चुकी है, जैसे कि भारत जैसे देश, तो हर देश में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे अमेरिका हो, हर देश में महंगाई की एक निश्चित दर है और उनकी विकास की यात्रा भी आगे बढ़ रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के उचित विकास के लिए कम से कम 0 से 5% महंगाई दर आवश्यक है। भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है? अगर इसका आकलन आप करना चाहें तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि विकास का महंगाई से क्या संबंध है। फ़िलहाल इस टॉपिक को हम कल बढ़ेंगे। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप इस टॉपिक को भी आज पढ़ के आएँ कल, ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ में